Hi, this is Manu Nagoria, tutor of NTA UGC NET English, and today I am going to discuss about the romantic age. This topic is very important perspective of NET and also other kinds exam of English literature. Okay, so today we are going to discuss about the romantic age and a prominent poet, famous poet of romantic age, William Wordsworth, and his lives and works and chronology. Okay, so let's get started with our new topic for today. Yes, तो बेसिकली जब भी हम स्टार्ट करते हैं रोमांटिक एज के बारे में पढ़ना, तो सबसे पहले एक हमारे माइंड में एक चीज़ आती है कि रोमांटिक एज मतलब इसका नाम क्या, नाम रोमांटिक एज ऐसा क्यों पड़ा। जैसे कि एलिजाबेथन में आप देखोगे, है ना, एलिजाबेथन का नाम क्यों पड़ा था, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ ने रूल किया था तो एलिजाबेथन नाम पड़ गया। और क्वीन विक्टोरिया ने रूल किया था इंग्लैंड पर, तो उनका उस एज का नाम विक्टोरियन एज पड़ गया। लेकिन रोमांटिक एज क्यों पड़ा, मतलब एलिजाबेथ ने किया तो एलिजाबेथन पड़ गया, विक्टोरिया ने किया तो क्वीन विक्टोरिया के नाम पर ही विक्टोरियन एज पड़ गया। लेकिन रोमांटिक एज, इसका क्या मतलब है, इसको क्यों बोला रोमांटिक एज, है ना। जब हम स्टार्ट करते हैं तो यही सबसे चीज़ पहले हमारे माइंड में आती है कि रोमांटिक एज, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड टू कॉल द रोमांटिक एज, है ना। सो मैं आपको पहले यही डिस्कस करूंगी कि रोमांटिक एज इसको बोला क्यों जाता है ना। तो रोमांटिक एज स्टार्टेड फ्रॉम 1798 टू 1837, ठीक है। अब रोमांटिक एज स्टार्ट क्यों हुआ था, अब हम ये बताएंगे। रोमांटिक एज जो है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ था, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर जो रूरल एरिया के जो लोग थे, है ना, रूरल एरिया के जो पीपल्स थे, वो लोग रूरल एरिया को छोड़कर अर्बन एरिया में जा रहे थे। गांव को छोड़कर कहाँ जा रहे थे, शहरों की तरफ जा रहे थे। तो शहरों की तरफ जा रहे थे, तो वहां पर वो क्यों जा रहे थे, वहां जा रहे थे वो खाने कमाने के लिए, क्योंकि वहां पे फैक्ट्रीज खुल गई थी, इंडस्ट्रियल एरिया वहां पे बन गया था, इसलिए वो लोग वहां जा रहे थे, ठीक है, अपने ब्रेड और बटर के लिए। तो जब ये स्टार्ट हुआ था तो वो लोग वहां जा रहे थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम की ही ये बात है कि रूरल एरिया के लोग अर्बन एरिया में जा रहे थे खाने कमाने के लिए। तब इसको रिटर्न टू नेचर, जीन जैक्स रूसो ने पहले ये बोला था कि रिटर्न टू नेचर, नेचर के पास वापस आओ, प्रकृति के पास वापस आओ। आपको कहीं नेचर सिटीज में दिखता है, सिटीज में नेचर दिखता है, नहीं दिखता। आप गांव में रह रहे हो, रूरल एरिया में रह रहे हो, विलेज में रह रहे हो, तो आपको सारी चीजें एक नेचुरली दिखेंगी, एक नेचर दिखेगा आपको। लेकिन आप जाओगे सिटी में रहने के लिए तो आपको सिर्फ बिल्डिंग्स, है ना, बिल्डिंग्स दिखेंगी, फैक्ट्रीज दिखेंगी, इंडस्ट्रियल एरियाज वहां दिखेंगे। तो उनका कहना था कि वहां से छोड़कर रिटर्न टू नेचर, है ना, प्रकृति के पास लौटो। तो ये जीन्स जैक्स रूसो ने ये सबसे पहले कहा था, रिटर्न टू नेचर, ठीक है। ये जीन जैक्स रूसो है, जिनका एक वर्क है अ डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट्स, द डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनक्वालिटी एंड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, which was published in 1762. Man is born free but everywhere changed. Human beings are basically good by nature but were corrupted by the complex historical, ठीक है। तो इनका ये कहना भी था कि जो ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, जो लोग होते हैं, बहुत ही बेसिकली गुड नेचर होता है उनका, है ना, गुड नेचर होता है। लेकिन अगर वो रूरल एरिया को छोड़कर जा रहे हैं इंडस्ट्रियल की तरफ, तो वो क्या है, वो करप्ट हो जाएंगे पॉलिटिकल सोसाइटी से। करप्ट, जो पॉलिटिकल सोसाइटी है वो उनको करप्ट कर देगी, क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि गांव के लोग बहुत ही भोले होते हैं, बहुत इनोसेंट होते हैं। लेकिन अगर वो रूरल के एरिया को छोड़ के जा रहे हैं, तो अब वो सिटी में जाकर जो पॉलिटिकल, जैसा वहाँ का इन्वायरमेंट है ना, जैसा वहाँ का इन्वायरमेंट है, वो उसको करप्ट कर लेगा उन लोगों को, ठीक है। तो ये जीन्स जैक्स रूसो ने कहा था। अब हम बात करते हैं
जब भी हम रोमांटिक एज की स्टार्टिंग करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले एक पोएट का नाम आता है विलियम वर्ड्सवर्थ का, ठीक है। क्योंकि जब भी रोमांटिक एज स्टार्ट होता है तो एक चीज़ हमारे माइंड में होती है स्टार्ट कि विलियम वर्ड्सवर्थ से ही रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है, उनकी पोइट्री से ही, ठीक है। तो लिरिकल बैलेड्स जो है which was published in 1798 by Wordsworth and Coleridge। तो ये जो है कोलैबोरेशन में लिखा गया था, किसकी कोलैबोरेशन में लिखा गया था लिरिकल बैलेड? विलियम वर्ड्सवर्थ ने 19 पोइट्री लिखी थी इसके अंदर, लिरिकल बैलेड्स के अंदर, और कॉलरिज ने, एस.टी. कॉलरिज ने लिखी थी 4 पोइट्री। तो ये पूरा कंबाइंड मिला के 23 पोइट्री थी इसके अंदर, ठीक है। 23 पोइट्री थी इसके अंदर, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने 19 खुद ने लिखी थी विलियम वर्ड्स ने, और एस.टी. कॉलरिज ने लिखी थी 4 पोइट्रीज, ओके। अब बात करते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो उनका क्या पर्पस था, है ना। उनका एक पोएटिक डिक्शन, वो कहते थे पोएटिक डिक्शन को यूज करो, ऐसी लैंग्वेज यूज करिए आप अपनी पोएट्री में जो हर इंसान पढ़ सके, ठीक है। आप देखते हो कि काफी सारी पोएट्रीज होती हैं, समझ में नहीं आती, रीडर्स जो है उनको समझ में नहीं आता कि इसमें बोला क्या है, इतनी टफ लैंग्वेज यूज की है पोइट्रीज में। लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ का कहना था कि कॉमन लैंग्वेज यूज कीजिए, कॉमन पीपल के बारे में लिखिए और कॉमन थीम लिखिए, क्योंकि ये हेल्प करेगा रीडर्स को अच्छी तरीके से समझने में। पोइट्रीज क्यों लिखते हैं कि रीडर्स उसको पढ़ें, रीडर उसको समझें, लेकिन आप जब टफ लैंग्वेज यूज करोगे तो रीडर के कैसे समझ में आएगा। तो उनका यही कहना था विलियम वर्ड्सवर्थ का, यूज कॉमन लैंग्वेज, कॉमन पीपल एंड कॉमन थीम विच हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कॉमन पीपल और रीडर्स। अंडरस्टूड, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि उस टाइम पर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। मिस्टिसिज्म था, इंटरेस्ट इन पास्ट, लव फॉर नेचर, सब्जेक्टिविटी एंड स्पॉन्टेनिटी, ओके। अब बात करते हैं फोर्थ एडिशन अपीयर्ड। फोर्थ एडिशन अपीयर्ड किसका? लिरिकल बैलेड्स का कब स्टार्ट हुआ था? 1798 में पब्लिश हुआ था। देन सेकंड एडिशन अपीयर्ड इन 1800 ऑफ लिरिकल बैलेड, 1800 में पब्लिश हुआ था। फर्स्ट कब हुआ था? 1798 में, और सेकंड एडिशन कब पब्लिश हुआ था? 1800 में। द सेकंड विद न्यू पोएम्स आर प्रोफेस पोएटिक डिक्शन, जो सेकंड एडिशन स्टार्ट हुआ था उसमें कुछ चेंजिंग थे, ये स्टार्ट हुआ था, न्यू पोएम्स थी इसके अंदर कुछ, और इसका प्रोफेस भी लिखा गया था सेकंड एडिशन का, लिरिकल बैलेड का सेकंड एडिशन विच वाज पब्लिश इन 1800, ठीक है। पोइट्री फॉर कॉमन मैन इन कॉमन लैंग्वेज हैविंग अ कॉमन सब्जेक्ट, ये विलियम वर्ड्सवर्थ का कहना था। थर्ड एपियड कब हुआ था? 1882 में। written largely in Somers, published in Bristol, it was agreed that endeavors should be directly to person to character supernatural or least romantic. Mr. Wordsworth, on the other hand, was to propose to himself as his object to give the charm of novelty to the things of everyday. ये किसने बोला था? ये बोला था सोमरेस्ट मोगम ने, ठीक है, विच वॉज इन ब्रिस्टल में। ब्रिस्टल नाम का उनका एक वर्क था, उसमें उन्होंने अब बात करते हैं लिरिकल बैलेड की। तो वर्ड्सवर्थ ने 1798 में इसको पब्लिश करवाया था, और ये स्टार्ट कब हुई थी? ही बिगेन द रिग्रेट। द ईयर 1793 शो द फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ पोएम्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इन द कलेक्शन ऑफ एन इवनिंग वॉक एंड द डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, ठीक है। आप देखेंगे तो सबसे पहले 2 कलेक्शन उन्होंने पब्लिश करवाए थे विलियम वर्ड्सवर्थ ने, विच वॉज an evening walk and second is descriptive sketches, ठीक है। In 1795 he received a legacy 19 pound from Leslie Coward and become able to pursue a career as a poet. He was also in 1795 that he meet Taylor, है ना, सैमुअल टेलर से मिले थे, in which year 1795 में in Somers. The two poets quickly developed a close friendship in 1797
Wordsworth and his sister Dorothy moved from residence in Dorset, where they have lived 2 years, to Oxford House, Somers, just a few miles away from Coleridge Homes. H.G. Coleridge के घर से कुछ देर एल्फस्टन हाउस कुछ दूरी पर ही था, है ना. तो neither the Stowe together, Wordsworth and Coleridge, which inside from Dorothy, produced lyrical ballads. इन्होंने कंबाइंड में लिखा था उधर ही इन 1798 में लिरिकल बैलेड को, ठीक है, पब्लिश करवाया था इन रोमांटिक मूवमेंट, ठीक है. देन वर्ड्सवर्थ Coleridge नेम एज ऑथर वन ऑफ द वर्ड्सवर्थ मोस्ट फेमस पोएम्स टिंटन एबे, ठीक है. अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है दिसंबर 2024 का, तो अभी उसके आंसर की में मैंने चेक किया कि टिंटन एबे का एक क्वेश्चन वहां से पूछा था कि टिंटन एबे ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखी गई है या नहीं लिखी गई, ठीक है. तो टिंटन एबे ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखी गई है, ठीक है, लेकिन वो ऑप्शन ही गलत तरीके से दिए गए हैं, क्योंकि उसमें एक एंड्रेला डे शार्टो एक ऑप्शन है विच वॉज रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, तो वो भी सही है, ठीक है. हु इज द फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग? रॉबर्ट ब्राउनिंग, तो वो भी सही है. लेकिन टिंटन एबे काफी स्टूडेंट्स को पता है और काफियों को नहीं पता कि इसका जो थीम है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखा गया है, ठीक है. तो टिंटन एबे वाज पब्लिश्ड इन दिस कलेक्शन अलोंग विद द कोलरिज द राइम ऑफ द एंशियंट मारिनर. द सेकेंड एडिशन पब्लिश्ड इन 1800, जो मैंने अभी आपको बताया था, हैड ओनली वर्ड्स वर लिस्टेड एज द ऑथर एंड इंक्लूड टू प्रेफेस टू द पोएम्स, क्योंकि सेकंड एडिशन में इसको फिर से पब्लिश करवाया गया था, रिपब्लिश्ड ये हुआ था लिरिकल बैलेड्स 1800 में, जो कि प्रेफेस इसमें डाला गया था, प्रेफेस और कुछ पोएम्स इसमें पब्लिश करवाई थी. इट वॉज आर्ग्यूमेंट सिग्निफिकेंटली इन द नेक्स्ट एडिशन पब्लिश्ड इन 1802, ठीक है. इन दिस प्रेफेस विच सम स्कॉलर कंसिडर सेंट्रल वर्क ऑफ रोमांटिक लिटरेरी, वर्ड्सवर्थ डिस्कसेस that what he seemed the elements of new type of verse, one that is based on the ordinary language. वो बोलते थे कि really used by men, ठीक है. ordinary language को यूज करो, इसमें ordinary language को यूज किया है ना, और really used by men, while avoiding the poetic diction of much 18th century verse. Wordsworth also gives his famous definition of poetry, the spontaneous of overflow of powerful feelings. ये इनका फेमस डेफिनेशन है पोइट्री का. इट टेक्स ऑरिजिन फ्रॉम द इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रिंक्विलिटी. वो बोलते हैं कि जो हम अब पोइट्री लिखते हैं वो हमारे इमोशन से ही उत्पन्न होती है, ठीक है. इमोशंस जो होते हैं हमारे अंदर के, उसको रिकलेक्टेड होती है, तब वो हमारी पोइट्री में दिखती है. एंड कॉल्स his own poems in the book of Experimental, a fourth and final edition of lyrical ballads published in 1805, ठीक है. विलियम वर्ड्सवर्थ born in 1717 में विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था, ठीक है. in 1778 विलियम वर्ड्सवर्थ मदर was died, ठीक है. नेक्स्ट इज इन 1783 में फादर डाइज. इन 1787 गोज अप टू सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज, ठीक है. 1787 में अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी स्टडी के लिए वो सेंट जॉन्स कॉलेज में कैम्ब्रिज में वो गए थे. 1789 में ना इवनिंग वॉक पब्लिश हुआ था उनका वर्क. देन इन 1790 वॉकिंग टूर ऑफ फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी. इन 1790 में उन्होंने कहाँ का ट्रेवल किया था, कहाँ गए थे वो, उन्होंने किया था फ्रांस का, स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी का. नेक्स्ट इज इन 1791 ग्रेजुएट्स गोज टू फ्रांस, मीट्स एन एज एन अफेयर विद एनेट वेटन, ठीक है. 1791 में ग्रेजुएशन के लिए वो फ्रांस गए थे और वहाँ किससे मिले थे, एनेट वेटन की नाम की एक लड़की से मिले थे और वहाँ उनका उससे अफेयर हो गया. इन 1792 illegitimate daughter Caroline was born. In 1793 dentist to England to earn money.
फ्रेंच वॉर प्रिवेंट्स हिज रिटर्न टू फ्रांस अंटिल डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। ये वापस आ गए थे इंग्लैंड में, ठीक है, कमाने के लिए एंग्लो फ्रेंच वॉर प्रिवेंट से ही, है ना। और इनका फ्रेंच का एक डिस्क्रिप्टिव स्केचेस फर्स्ट पब्लिश इनका हुआ था। इन 1794 reunited with the Dorothy. In 1795 inherits legacy of 19 pounds meets Coleridge. इनकी मीटिंग कब हुई थी? कॉलरिज से कब मिले थे ये? इन 1795 में पहली बार कॉलरिज से ये मिले थे, एस कॉलरिज से। In 1797 William and his sister Dorothy moved to Aston to be near Coleridge. In 1798 Lyrical Ballad was published with S.T. Coleridge. Then the Wordsworth traveled to Germany with Coleridge. In which year? In 1798 to 99. In 1799 William and Dorothy settled in the Lake District in Dover Cottage, Hampshire. ठीक है, तो ये उनके कुछ वर्क्स हैं और उनके बारे में है, ये उनकी लाइफ के बारे में, ठीक है। अब आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क्स के बारे में कुछ देखते हैं। तो इन 1805 प्रिलूड finished, Brother John lost at sea. In 1807 poems in 2 volumes published in 2 volumes. In 1810 quarrel with Coleridge के साथ इनका झगड़ा होया था। In which year? 1810, ठीक है, 1810 में 1810 में विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के बीच में आपस में झगड़ा हो गया था। In 1812 children Thomas and Caroline died. In 1830 moves to Royal Mount between the grandson and the Royal Water, appointed the distributor of stamp of Westmont. In 1814 the execution was published. इनका ये वर्क है। In 1815 the White Doves of Leicester professed to lyrical ballad revised. In 1819 में इन्होंने एक अपना वर्क पब्लिश करवाया था, विच पीटर वेल एंड द वैगनर, ठीक है। सन 1820 1820 में वी आर सेवन एंड द रिवर डॉटन सोनेट्स ये पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट इज इन 1822 ecclesiastical sketches was published and 1825 Yarrow revised it at the Offer Poems. In 1842 poems chiefly of early and late years, and in 1843 became poet laureate, ठीक है। पोएट लॉरेट कब बने थे? 1843 में विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरेट बन गए थे। किसके बाद? रॉबर्ट सदे के बाद, ठीक है। इनसे पहले कौन थे? रॉबर्ट सदे थे। रॉबर्ट सदे के बाद ये बने थे पोएट लॉरेट, ठीक है, ये याद रखना। और इनके बाद कौन बना था? इनके बाद कौन बना था? अगर आपको पता हो तो बताना, इनके बाद कौन बना था? इनके बाद बने थे टेनिसन, ठीक है, टेनिसन इनके बाद पोएट लॉरिएट बने थे। इन विच ईयर? इन 1850 आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ लॉर्ड टेनिसन became poet laureate. Okay. In 1850 dies April 23. The prelude published by Mary Hutchinson 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हो गई थी और इनकी वाइफ मैरी हचिंसन ने द प्रिल्यूड पब्लिश करवाया था, ठीक है। मेजर वर्क्स ऑफ वर्ड्सवर्थ, लिरिकल बैलेट्स पब्लिश्ड इन 1798, Lion composed a few miles above Tintern Abbey, which was published also same year 1798. Lyrical ballads along with the preface in 1800. Okay, Lucy Gray, Lucy Poems or Solitude. It was a collection of 5 poems. Okay, 5 poems का collection है ये लूसी ग्रे। ये मैं आगे बताऊंगी कौन सी 5 poems थी इसके अंदर, इस collection के अंदर। Poems in 2 volumes which was published in 82. The word is too much with us, ये एक सोनेट है विलियम वर्ड्सवर्थ का। He criticized the word of the first industrial revolution of being absurd and materialism and distancing itself from nature. इसमें इस वाली सोनेट्स में the words is too much with us
सोनेट्स में विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्रिटिसाइज किया है कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने मटेरियलिज्म की तरफ लोगों को बढ़ाया है, ठीक है। उन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने किस तरीके से लोगों को मटेरियलिज्म की तरफ बढ़ाया है और नेचर से कैसे डिस्टेंस बनवाया है, ठीक है। कंपोज्ड इन 1802, the poems was published in poems in 2 volumes in 1807, like the most Italian sonnets in its 14 lines, ठीक है। written in iambic pentameter. sonnets क्या होती है? sonnets होती हैं जो 14 लाइन्स में लिखी जाती हैं, 14 लाइनों में जो लिखा जाता है पोइट्री, इट इज कॉल्ड sonnets, ठीक है। I wandered lonely as a cloud, also called daffodils, ठीक है। डैफोडिल्स को आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड बोला जाता है, इसका सबटाइटल है। इन 1807 में पब्लिश हुआ था ये। ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी रिकलेक्टेड फ्रॉम चाइल्डहुड, द पोम्स इन irregular pindaric ode in 11 stanzas, composed in 1802, published in 1807. Then is the solitary reaper, published in 1804. Then is London, ठीक है। लंडन पब्लिश्ड इन विच ईयर? इन 1802 और 1807। तो लंदन जो है वो किसको इन्होंने एड्रेस किया था? जॉन मिल्टन को, है ना। ये जो लंदन इन्होंने ये लिखा था, ये पोइट्री इन्होंने लिखी थी, ये वर्क जो उन्होंने लिखा था, तो ये किसको एड्रेस किया था? ये किया था जॉन मिल्टन को, ठीक है। जॉन मिल्टन कौन थे? हु रोट द पैराडाइज लॉस्ट, द एपिक पोम पैराडाइज लॉस्ट, ओके। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लंदन एड्रेस किया था, ये किसको डेडिकेट किया था? जॉन मिल्टन को। टू द कुको, ये भी इनका वर्क है जो, ठीक है। रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ये द लिच गैदर भी इनका एक वर्क है, ठीक है। द एग्रीगेशन पब्लिश्ड इन 1814, रिटन इन 9 बुक्स, ये 9 बुक्स में लिखा गया था एग्रीगेशन। द प्रिल्यूड published in which year? In 1850. It was published after the death of William Wordsworth, ठीक है, which was divided in 14 books. ये autobiographical work है इनका। And then the Borderers only play, है ना, was tragedy। आप जानते हो किसके लिए? विलियम वर्ड्स को पोइट्री के लिए, सोनेट्स के लिए, ठीक है। पोइट्री और सोनेट्स के लिए ही उनको जानते हो। लेकिन आपको ये पता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक ट्रेजेडी भी लिखी थी, एक प्ले भी लिखा था, एक ही प्ले लिखा था, द बॉर्डरर्स, ठीक है, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1842। माइकल, अ पेस्टोरल पोम, अ पार्ट ऑफ लिरिकल बैलेड्स, ठीक है। जो माइकल पेस्टोरल पोम जो है ये लिरिकल बैलेड्स के अंदर ही ये पब्लिश्ड है, ठीक है। 1800 एडिशन में इसको पब्लिश करवाया गया था, सेकंड वॉल्यूम में दोबारा करवाया था ना, लिरिकल बैलेड्स को पब्लिश करवाया था। सबसे पहले 1798 में पब्लिश हुआ था, उसका नेक्स्ट जो पब्लिकेशन था 1800 में, उसमें माइकल पेस्टोरल पोएम को भी इन्होंने पब्लिश करवाया था। देन इज डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, उनका वर्क है। माई हार्ट लिप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड, ये उनका ही वर्क, एक पोइट्री है, ठीक है, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1807। लेकिन ये किन 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ था। रिपिटेंस, अ पेस्टोरल बैलेड, ओड टू ड्यूटी, टू अ स्काईलार्क, इट वॉज ऑल्सो बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। द रिक्लूस नॉट कंप्लीटेड, द रिक्लूस जो है विलियम वर्ड्सवर्थ का, ये अनफिनिश्ड था, ये इन्होंने कंप्लीट नहीं किया था। लाउडोमिया, देन पीटर बेल, गाइड टू द लैक्स, Elegies Stanzas, Resolution and Independence, which was published in also in 2 volumes, The Lich Gather, Resolution and Independence, ठीक है। तो ये सारे द टेबल टर्न्स, ऑल्सो कॉल्ड द सोनेट्स, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड सोनेट्स अपॉन सोनेट्स। इनका राइम स्कीम क्या था? इनका राइम स्कीम था पेट्रार्कन सोनेट्स का ABBA CD CC D, ठीक है। अब मैंने आपको लूसी पोम्स के बारे में बताया कि लूसी पोम्स जो है वो 5 कलेक्शन का पोइट्रीज का कलेक्शन है, उसमें 5 पोइट्री हैं। तो उसमें कौन कौन सी पोइट्री है? फर्स्ट है 3 years she grew in sun and shower, then second is strange fits of passion have I known, next is she old among the unrotten ways, and fourth is a
slumber did my spirit its seal. I travelled among unknown men. It was fifth and last one. ठीक है. He has written a shorter work, line written abbey in 1798. फिर उन्होंने एक ओड लिखा था which was published in 1807, intimation of immortality from recollection of early childhood. ठीक है. इस ओड में उन्होंने अपने चाइल्डहुड की रिकलेक्शन मेमोरीज को कुछ वहाँ पर शो करवाया है इस ओड में. Then is 1814 में the execution as a second three part of the recluse, and even though he had not completed first and third part ever in his life. ठीक है. तो इन्होंने क्या किया, इनका जो है फर्स्ट और थर्ड पार्ट इनका जब तक ये जिंदा थे तब तक इन्होंने इनका ये कंप्लीट नहीं हुआ था. पोम लंडन जो मैंने आपको अभी बताया था स्टार्टिंग में कि मिल्टन को एड्रेस किया गया था विच वॉज पब्लिश्ड इन 1802. ठीक है. और यहाँ मैंने बताया था कि 1843 में बिकेम पोएट लॉरिएट. ठीक है. पोएट लॉरिएट बन गए थे आफ्टर द रॉबर्ट सदे डेथ. ठीक है. अ लॉस्ट पीरियड किसने बोला था, ब्राउनिंग या हेजलिट ने बोला था. गैंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री ये किसने लिखा था, जेसी रैनसम ने लिखा था. किसके लिए, विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए. गैंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश पोइट्री. वर्ड्सवर्थ ने कितने सोनेट्स लिखे थे, हाउ मेनी सोनेट्स वाज रोट, कितने लिखे थे वर्ड्सवर्थ ने सोनेट, 523. 523 सोनेट्स वाज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. ठीक है. 523 सोनेट्स विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखे थे. विलियम वर्ड्सवर्थ डाइज ऑफ पेलिगरी एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिंगिंग अराउंड द लंग्स. ही इज बरीड इन सेंट ऑसवर्ल्ड चर्च इन ग्रैम्पसन. ओके. तो वर्ड्सवर्थ द प्रेल्यूड और द ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोम थी. हिज अर्ली ईयर कंप्लीटेड इन 1805 एंड पब्लिश्ड इन 1850. ठीक है. उनकी वाइफ ने आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ मैरी हचिंसन ने इसको पब्लिश करवाया था द प्रेल्यूड को. ठीक है. इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ मैग्नम ओपस. इट वॉज पोस्टुमसली टाइटल एंड पब्लिश्ड but before it was called a poem to Coleridge. ठीक है. जब विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको लिखा था द प्रेल्यूड को तो इसको क्या बोला जाता था, उन्होंने क्या टाइटल डाला था इसका, द पोम्स टू कॉलरिज. लेकिन जब विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हो गई थी तब उनकी वाइफ ने इस टाइटल को चेंज कर दिया और उन्होंने क्या डाल दिया था, प्रेल्यूड और ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड. अंडरस्टूड. ठीक है. विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर उनको माना जाता था. पैंथेसिस को फॉलो करते थे. हीलिंग पावर्स ऑफ नेचर को करते थे. इगोइस्टिकल सब्लाइम ये किसने बोला था विलियम वर्ड्सवर्थ को, जॉन कीट्स ने. ठीक है. जॉन कीट्स ने उनको बोला था इगोइस्टिकल सब्लाइम. ठीक है. गॉड एंड नेचर बिकेम वन फॉर हिम. गॉड एंड नेचर उनके लिए एक बन गया था. The spontaneous overflow of power feelings which the poet then recollect in tranquility, evoking a new but corresponding emotion the poet can the mold into art. ठीक है. जैसा कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फीलिंग्स जो होती हैं, है ना, जो फीलिंग्स होती है, जो पावरफुल फीलिंग्स होती हैं उनको रिकलेक्ट करके, जो इमोशंस जो होते हैं एक जो पोइट के, वो क्या करता है अपने इमोशंस को रिकलेक्ट करके, अपनी मेमोरीज को रिकलेक्ट करके, एक कॉरस्पॉन्डिंग इमोशंस को रिकलेक्ट करके वो क्या करता है, उनको मोल्ड करके आर्ट बना देता है. ठीक है. अपने पोइट्री में फिर वो उसको मोल्ड कर देता है. एक इनका ये बैलेड है द इडियट बॉय विच वॉज पब्लिश्ड इन लिरिकल बैलेड्स. ठीक है. स्टोरी लाइन एंड इडियट सन अ पुअर कंट्री वुमेन वेटिंग. तो कुछ इसकी स्टोरी लाइन है.
एक इडिसन होता है पुअर कंट्री वुमेन का, 25 उसका नाम होता है, वो सेंट ऑफ एन हॉर्सबैक पे जाता है नाइट टू फॉच अ डॉक्टर फॉर अ सिक नाइबर। वो क्यों जाता है एक रात में, किस पे जाता है, एक हॉर्स पे जाता है, घोड़े पर जाता है, किसको बुलाने के लिए, एक डॉक्टर को बुलाने के लिए, क्योंकि उसका जो पड़ोसी होता है ना वो बीमार होता है, तो वो डॉक्टर के बुलाने के लिए वो लड़का जाता है। ही इज सो लॉन्ग गोन दैट हिज मदर सेट्स आउट टू सीक हिम एंड फाइंड्स हिम एट लास्ट बाय द waterfall. Whether the pony has wandered freely through the moonlight to the boy's delight, then the neighbor recover and sets out to meet the mother and son. All three are happily united. ठीक है, तो क्या करता है कि वो रात में चला जाता है, कहाँ चला जाता है, डॉक्टर को बुलाने के लिए, क्योंकि उसका जो पड़ोसी होता है बीमार होता है, लेकिन उसकी माँ उसको बाद में ढूंढते कि कहाँ गया, इतनी देर हो गई अभी तक आया नहीं है। तो वो उससे कहाँ मिलता है, उसकी मदर को एक वाटरफॉल में मिलता है, और वो क्यों बैठा हुआ सिर्फ किसको देख रहा होता है, मूनलाइट को, है ना, मूनलाइट को वो देख रहा होता है। नेक्स्ट क्या होता है कि नेक्स्ट डे नाइबर आता है जब वो रिकवर हो जाता है, किससे, उसकी मदर उस लड़के से मिलने के लिए। ठीक है, तो इसमें चाइल्डिश स्टाइल को विलियम वर्ड्सवर्थ ने दिखाया है कि जो बच्चा है, जो लड़का है, वो मूनलाइट को और वाटरफॉल को कितना एंजॉय कर रहा है, कितना डिलाइट कर रहा है, ठीक है, कितना एंजॉय वो कर रहा है इस नेचर को। ठीक है, नेक्स्ट इज वी आर सेवन इज अ लिरिकल बैलेड्स में ही पब्लिश हुआ था ये वर्क। ठीक है, नरेट्स अ मीटिंग ऑफ द स्पीकर। ये एक नरेटर और स्पीकर के बीच में क्या होता है, कन्वर्सेशन होता है। वो उससे पूछता है कि वो उससे पूछता है कि उस लड़की से कि हाउ मैनी ईयर्स, है ना, तो वो बोलती है कि वी आर सेवन का क्या मतलब है, वो उसका अनडायरेक्टली मतलब ये होता है कि वो जो है 7 सिबलिंग्स हैं। वी आर 7 का मतलब है 7 सिबलिंग्स। ठीक है, 7 बहन भाई हैं, वो इस तरीके का उसका इनडायरेक्टली वो बोलती है। तो ये नरेटर किससे पूछा है, एक 8 ईयर की लड़की होती है, 8 साल की लड़की होती है, वो सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। शी लिव्स इन अ कंट्री नियर चर्चयार्ड एंड स्मॉल विलेज एंड व्हेन asked about her siblings says there are 7 children in all, है ना। तो क्या बोलती है कि हम 7 बच्चे हैं, 7 सिबलिंग्स हैं। जब उससे कौन पूछता है, स्पीकर, नरेटर जब उससे पूछता है तो वो क्या बोलती है कि हम 7 हैं, 7 बहन भाई, है ना। अब इसके पीछे कि 7 मतलब पूछ क्यों रहा है नरेटर, और उसमें वो क्यों कर रहा है, नरेटर उसको पूछ क्यों रहा है, ठीक है, कि तो वो 7 बता क्यों रही है, उसमें ये है कि उसकी जो एक भाई और बहन दोनों की डेथ हो जाती है, लेकिन फिर भी वो क्या समस्या है कि अभी भी हम साथ ही हैं, है ना। तो द नरेटर्स एडमायर्स द चाइल्ड्स ब्यूटी एंड अज्यूम शी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट शी इज in fact the only sibling still living with her mother. To each promote for him to say there are now 5 livings है। she resists to insist of number of 7, वो साथ ही साथ बोलती है, जो 8 साल की जो लड़की होती है, नरेटर जो पूछता है उनसे, तो वो बोलती है अभी भी हम साथ ही हैं, है ना, we are 7, इस तरीके से बोलती है। The poems ends with the little girl unmoved by his words and convinced she is one of 7, और उन्हीं 7 में से वो एक है। The lines composed a few miles above Tintern Abbey, ये भी उनका ही एक पोम है, which was published in same lyrical ballads. The poet has returned to view the church abbey, the Tintern, after the absence of 5 years. ठीक है, 5 साल के बाद जो ट्रिंटन एबी में वो एब्सेंस को अपने उसको बताता है। He as a younger person he formerly enjoyed the beauty and the setting of the surrounding kept the memory, है ना। तो वो क्या करता है, फॉर्मली वो जब वो यंगर था तो उस ब्यूटी, है ना, और सेटिंग सराउंडिंग जो उसके चारों ओर जो थी मेमोरीज, उनको क्या करता है, वो फिर से याद करता है ना। तो सक्सेस टाइम्स, है ना, इन सिटीज विद फार लेस पीस एंड ट्रिंक्वालिटी एंड नेचुरल लवलीनेस, he has retained the memory of the place and expected to keep it until the end of his days. He adores the setting of the town and abbey along the Wey river. इसमें वे रिवर के बारे में भी बताता है कि किस तरीके से एबे टाउन जो था उसमें
एक वे रिवर भी उसके पास ही बहती थी। वे रिवर भी थी, जैसे कि वे रिवर का मतलब जैसे यहाँ पे हमारे इंडिया में क्या होता है, हमारे यहाँ पे होली रिवर क्या है, ऐसे गंगा है ना, ऐसे फॉरेनर्स में थीम्स रिवर को ही एक गंगा की तरह माना जाता है। लेकिन इसमें उन्होंने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोम में उन्होंने बताया है कि जहाँ वो जिस टाउन में रह रहे थे उसी के पास एक वे रिवर भी थी। ठीक है। He remembers as a boy being a wilder in his behavior and needs and finding peace in place like Tinton. As he matured, he learned to appreciate nature differently and now finally has a more peaceful, even deeper understanding that gives present comfort. तो इसमें भी बेसिकली उन्होंने नेचर के बारे में बताया है कि नेचर जो है इंसान को कितना पावर देता है ना, कितना इमोशंस उससे अटैच होते हैं नेचर से। तो इसमें उन्होंने यही बताया, कुछ उन्होंने अपनी मेमोरीज के बारे में भी उन्होंने बताया है, चाइल्डहुड की मेमोरीज के बारे में भी उन्होंने कुछ चीज़ें इसमें बताई हैं, वे रिवर के बारे में भी उन्होंने बताया है। ठीक है, तो वो कितना एंजॉय करते हैं नेचर को, ये इसमें पोएम्स में आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द वर्ड इज टू मच विद अस। ये एक पेट्राकन सोनेट्स है, पेट्राकन राइम इसमें यूज किया गया है पेट्राकन राइम्स। पेट्राकन राइम्स क्या होता है, पेट्राकन राइम्स होता है ABBA CDC DCD। ठीक है, तो किसमें यूज किया गया है पेट्राकन सोनेट, पेट्राकन्स का। इसमें द वर्ड इज टू मच विद अस, द वर्ड इज टू मच विद अस वॉज पब्लिश्ड इन poems in 2 volumes. It expresses a poet's deep sense of alienation from the life of his own time. He states a rejection of the modern economy system. ठीक है, modern economy system जो है वो उसको रिजेक्ट करता है। It emphasizes on consumption and purchase, claiming that it was wasted, the squandered, inherited better the qualities of the people. They are blind to what was formerly appreciated in nature. Blind हो गए हैं, कुछ दिखाई नहीं देता। ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम को रिजेक्ट कर रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ इस वर्क में। ठीक है, और एंड ऑल्सो आर टू स्टेप द ट्यून विद द वॉल्यूम। आप किसी भी विलियम वर्ड्स के किसी भी वर्क को पढ़िए, ठीक है, किसी भी पोएट्री को पढ़िए, किसी भी ओड को पढ़िए, किसी भी सोनेट को पढ़िए, आपको सिर्फ एक उनकी चीज़ दिखेगी कि वो नेचर को कितना फील करते हैं, नेचर से कितना एंजॉय करते हैं, कितना जब वो नेचर की कितना मतलब कितनी डीपली वो नेचर के बारे में लिखते हैं, है ना, कितना एंजॉय करते हैं नेचर को। तो आप किसी को भी पढ़िए तो उनके हर एक वर्क में आपको नेचर के बारे में ही मिलेगा। ठीक है, प्रकृति के बारे में ही उन्होंने बात की है। किसी को भी उठाइएगा, किसी भी वर्क्स, पोइट्री को, आप सोनेट्स, ओड को पढ़िए, हर एक वर्ड में, हर एक वर्क में, हर एक सोनेट्स में, ओड में उन्होंने नेचर को बहुत अच्छी तरीके से प्रिस्क्राइब किया है। ठीक है, ये लंदन पोम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, जो किसको डेडिकेट किया था, किसको एड्रेस किया था, जॉन मिल्टन को। तो द सोनेट्स फ्रॉम पोम्स इज 2 वॉल्यूम्स, फॉलो द डिफरेंट राइम स्कीम ABBA CDD ECE. It has an initially octaval line and a following set. ऑक्टेव और सेट को इसमें यूज किया है लाइन्स को। ऑक्टेव जो है 8 लाइन की होती है और सेट जो है 6 लाइन की। यूजिंग द सेकंड पर्सन को इसमें यूज किया है। इट एड्रेस टू द ग्रेट इंग्लिश पोइट जॉन मिल्टन, ऑथर ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश हुई थी? इट वॉज पब्लिश्ड इन 1667 एंड समवन वर्ड्सवर्थ रीड डीपली। उसको वर्ड्सवर्थ ने डीपली पढ़ा था पैराडाइज लॉस्ट को। द स्पीकर लैमेंट्स द स्टेट ऑफ इंग्लिश लाइफ, लैमेंट करते हैं इंग्लिश लाइफ में। ठीक है, स्पीकर इन हिज ओन टाइम वॉज डिस्परेटली नीडिंग द प्यूरिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ मिल्टन। तो इस तरीके से वो बोलते हैं कि उनको प्यूरिफिकेशन और मिल्टन को बहुत ज़रूरत थी, बहुत हेल्प की ज़रूरत थी, क्योंकि पता है आपको मिल्टन जो है वो ब्लाइंड भी हो गए थे, है ना, ब्लाइंड भी हो गए थे, वो अंधे हो गए थे बीच अपने ही उसमें उसी जर्नी में जब वो पोइट थे। एंड कल्चर हैव सेज टू ब्रिटिश
clergy state the culture have the deterioration since Milton's time. The early pursuit abilities from the past are like the pure heavens and sea and stars and could aid the restoring values in English life, which Wordsworth criticized of being a present like a स्वयं. ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने बोला है और क्रिटिसाइज किया है किसको, है ना, स्वयं को, और इस तरीके से उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्रिटिसाइज किया है. लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए उन्होंने बहुत ही उनके अंदर काफ़ी ये चीज़ थी कि उनको प्यूरिफिकेशन हेल्प की बहुत नीड थी, क्योंकि बीच में वो ब्लाइंड भी हो गए थे. तो इस तरीके से विलियम वर्ड्सवर्थ ने लंदन पोम जो है उनको डेडिकेट किए. द सॉलिटरी रीपर है नेक्स्ट इज माई हार्ट स्लिप्स अप्स ऑल्सो कॉल्ड द रेनबो. ठीक है, तो द रेनबो अभी उसमें पूछा जाता है कि इसका सबटाइटल क्या है, तो आपको क्या बोलना है, माई हार्ट स्लिप्स अप ऑल्सो कॉल्ड द रेनबो. इस चीज़ को ध्यान रखिएगा. ठीक है, इसमें भी उन्होंने सेम चीज़ बताई है. द शॉर्ट सिंगल स्टेंजेस पोएम्स फ्रॉम पोएम्स इन द टाटा वॉल्यूम हैज इरेगुलर राइम. इसमें इरेगुलर राइम्स को उन्होंने यूज़ किया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने. एंड अनयूजुअल स्ट्रक्चर, इट इज़ 9 लाइन्स का है. इट इज स्टेट्स for the poet as important truth that children are moved for touch the truths of the nature existent than adults, है ना. अब देखिए वही चीज़ उसमें दिख रही है. इसमें क्या दिख रहा है, वही चीज़ नेचर के बारे में इन्होंने बताया है. द फादर मैनकाइंड एज दे आर लेस लाइकली टू हैव द लॉस्ट अ नेचुरल कलेक्शन टू द डिवाइन. ठीक है, तो उस टाइम पर वो बताते हैं किस तरीके से उन्होंने लॉस्ट किया था नेचुरल कनेक्शन और द डिवाइनिटी को. Seeing a rainbow and having a emotion reconnection of the reminder of the tie of the God to man. किसको देखकर वो करते हैं, रेनबो को देखकर. ठीक है, and the poems express a deep feeling of wonder how a child might have a nature and creation. फीलिंग्स के बारे में बताया था कि एक बच्चे के अंदर क्या फीलिंग्स थी उसको देखकर कि ये क्या है, ये कनेक्शन है, ये टाई करता है, बांधता है भगवान को और इंसान को, आदमी को और भगवान को ये बांधा है. क्योंकि भगवान, ये रेनबो कैसे बनता है, रेनबो वो बोलता है कि ये नेचर की चीज़ है. नेचर क्या है, नेचर इज गॉड. ठीक है, तो क्या कहता है कि ये दोनों भगवान और इंसान को बांधता है. नेचर जो है, प्रकृति जो है वो बांधती है. तो रेनबो शोन टू द बिब्लिकल नो आफ्टर द फ्लड. द पोम्स एक्सप्रेस अ डीप फीलिंग ऑफ वंडर एंड हाउ द चाइल्ड माइट हैव अ नेचर एंड क्रिएशन. माई हार्ट लिप्स अप वॉज इंस्पायर्ड बाय नेचर एज द स्पीकर्स डिस्क्राइब द फीलिंग ऑफ जॉय अपॉन सीइंग अ सिंपल रेनबो. ठीक है, तो स्पीकर जो है वो इंजॉय करता है और डिस्क्राइब करता है किसको, रेनबो को देखकर. द पोम्स ऑल्सो एप्रिशिएट्स the importance of carrying childlike enthusiasm and wonder throughout the life, and add of words were written to throughout the much of his work. तो आप किसी भी वर्क को उठाइए, नेचर को बहुत इंजॉय करते हैं. और इसमें तो उन्होंने क्या किया है, इसमें तो इन्होंने अपने चाइल्डहुड के बारे में बताया है ना, कि चाइल्डहुड में उन्होंने एक इस तरीके से देखा था, एक रेनबो उन्होंने देखा था, तो किस तरीके से वो अब उसको फीलिंग कर रहे थे, अपनी मेमोरीज को अपनी पोइट्री के उसमें शो कर रहे थे. ठीक है, नेक्स्ट इज अ वंडर्ड लॉनी एज अ क्लाउड. ठीक है, आप ये पढ़िएगा, ये भी उन्हीं का ही एक पोइट्री है. नेक्स्ट इज ऑड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टिलिटी, ये भी उन्हीं का ही लिखा हुआ है. ठीक है, so I think this is enough for today. We will continue from tomorrow and कल हम एस.टी. कॉलरिज के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, एस.टी. कॉलरिज ने क्या क्या लिखा था, उनकी लाइफ स्किल्स के बारे में, उनकी बैलेट्स के बारे में, पोइट्रीज के बारे में. तो कल हम एस.टी. कॉलरिज के बारे में अपना स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर, कीप लर्निंग. बाय बाय.